हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं जो कि निकला है बैंक नोट प्रेस की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये नया नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसके रिगार्डिंग जितना भी आपका एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब कुछ कवर कर लेंगे इस वीडियो पे। तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आ जाते हैं जो पोस्ट पर्टिकुलर्स और जो रिजर्वेशन का कॉलम है उस टेबल पे। ठीक है, तो जो फर्स्ट में आपका जो कॉलम दिया गया है उसमें आपका पोस्ट कोड दिया गया है, उसके बाद आपका नेम ऑफ द पोस्ट, उसके बाद आपका आईडीए पे स्केल, उसके बाद जो आपका पोस्ट है उसका लेवल, उसके बाद आपका जो कॉलम दिया गया है उसमें आपका जो पोस्ट है पोस्ट के रिगार्डिंग जो आपका अपर एज लिमिट दिया गया है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और उसी के जस्ट राइट साइड पे आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, मतलब हर एक पोस्ट का आपका टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है और उसी के जस्ट राइट साइड पे आपका टोटल जो आपका वैकेंसी है उसको आपका कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो दिया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला जो पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला आपका पोस्ट है वो है सुपरवाइजर प्रिंटिंग और इस पोस्ट के लिए आपका जो पे स्केल रखा गया है वो है आपका 27,600 से लेके 95,910 रुपीज़। ठीक है, और ये जो आपका पोस्ट है ये आपका S1 लेवल में आता है और इस पोस्ट का जो अपर एज लिमिट रखा गया है वो है आपका 30 ईयर्स और इस पोस्ट के लिए आपका जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है आपका 8 टोटल, जिसमें आपका जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप PDF से देख लीजिएगा। ठीक है, PDF आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका सुपरवाइजर कंट्रोल और इस पोस्ट का भी सेम आपका जो पे स्केल है वो दिया गया है आपका पिछले वाला जो पोस्ट है उसी के जैसा ही। ठीक है, सेम आपका इसका भी लेवल सेम है और इसका भी आपका अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। ठीक है, सेम है, मतलब यहाँ पर जो 3 कैटेगरी का जो सुपरवाइजर पोस्ट है इन तीनों में ही आपका सेम पे स्केल होगा, आपका लेवल होगा और एज लिमिट भी सेम होगा। ठीक है, बस इसमें आपका जो पोस्ट मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज वो थोड़ा अलग होगा। तो देख लेते हैं। सुपरवाइजर कंट्रोल पोस्ट में आपका जो टोटल वैकेंसी है वो है आपका 3, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज साइड में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो है आपका सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस पोस्ट का जो आपका टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है आपका 1। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, और इस पोस्ट का जो आपका पे लेवल रखा गया है 21,540 रुपीज़ से लेके आपका 77,160 रुपीज़। ठीक है, और इस पोस्ट का जो आपका लेवल रखा गया है वो है आपका B3 और इसका जो अपर एज लिमिट रखा गया है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए वो है आपका 28 ईयर्स और इस पोस्ट का जो आपका टोटल वैकेंसी है वो है आपका टोटल 4। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग और इस पोस्ट का जो आपका पे स्केल रखा गया है वो है आपका 18,780 से लेके आपका 67,390 रुपीज़। ठीक है, और ये जो आपका पोस्ट है ये आपका W1 लेवल में आता है और इसका अपर एज लिमिट रखा गया है 25 ईयर्स और इस पोस्ट के लिए आपका जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है आपका 27। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल और इस पोस्ट का भी सेम पिछले वाला जो पोस्ट है उसी के जैसे ही पे लेवल रखा गया है और ये भी आपका W1 लेवल में आता है और इसका भी सेम आपका 25 ईयर्स अपर एज लिमिट। ठीक है, और इस पोस्ट का सबसे ज़्यादा वैकेंसी रखा गया है वो है आपका 45। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट मशीनिस्ट ग्राइंडर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। ठीक है, ये सभी एक टाइप का ही पोस्ट है इसलिए एक साथ दिया गया है। ठीक है, और हर एक पोस्ट का जो आपका पे लेवल रखा गया है वो है आपका 18,780 से लेके आपका 67,390 रुपीज़ और इसमें आपका जो लेवल रखा गया है वो है आपका W1 और इसमें आपका जो अपर एज लिमिट दिया गया है वो है आपका 25 ईयर्स और इस पोस्ट के लिए आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है आपका 15। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एयर कंडीशन। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए आपका जो पे लेवल रखा गया है वो है आपका 18,780 रुपीज़ से लेके 67,390 रुपीज़। ठीक है, और ये भी आपका W1 लेवल में आता है और इस पोस्ट का जो आपका अपर एज लिमिट रखा गया है वो है आपका 25 ईयर्स
और इस पोस्ट में आपका जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है आपका 3, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इस पोस्ट का भी आपका जो पे लेवल है वो है आपका 18,780 रुपीज़ से लेके 67,390 रुपीज़, और इस पोस्ट का जो आपका लेवल रखा गया है वो है आपका W1, और इस पोस्ट का जो आपका अपर एज लिमिट है वो है आपका 25 ईयर्स, और इसका भी टोटल वैकेंसी आपका 4। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर टेक्नीशियन सिविल एंड मतलब और एनवायरनमेंट, ठीक है, और इस पोस्ट का भी आपका जो पे लेवल रखा गया है 18,780 से लेके 67,390 रुपीज़, ये भी आपका W1 लेवल में आता है, और इसका भी आपका जो अपर एज लिमिट है वो है आपका 25 ईयर्स, और इसमें आपका जो वैकेंसी रखा गया है वो है आपका सिर्फ 1। तो टोटल जो आपका वैकेंसी है 111 वैकेंसी है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया यहाँ पर। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ओपनिंग ऑफ वेबसाइट लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड पेमेंट ऑफ फीस इन ऑनलाइन मोड, ये है आपका फ्रॉम 22 जुलाई 2023 से लेके आपका 21 अगस्त 2023, मतलब इन दोनों डेट के बीच आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं और अपना जो फी है वो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मंथ का ही टाइम दिया गया है, तो एप्लीकेशंस तो स्टार्ट हो चुका है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो एप्लीकेशंस करने के लिए तो आप जो लिंक दिया गया है नीचे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है, मतलब जो लास्ट डेट है तो वो है आपका 21 अगस्त 2023, जो कि रात के 12 बजे तक, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस एट सिलेक्टेड सेंटर, तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसका जो डेट है और जो सिलेक्टेड सेंटर में ही होगा, ठीक है, वो है आपका सितंबर 2023 या तो फिर आपका अक्टूबर 2023, मतलब इन दोनों मंथ के बीच आपका किसी भी एक डेट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशंस है मतलब हर एक पोस्ट का, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए एक एक देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका सुपरवाइजर प्रिंटिंग जो आपका पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए वो आपका फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक, ठीक है, और या तो फिर आपका हायर क्वालिफिकेशंस में आपका बीटेक या तो फिर बीई होना चाहिए, रिलेवेंट जो ट्रेड है मतलब जो आपका प्रिंटिंग से, ठीक है, जिस ट्रेड से आप अपना जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब प्रिंटिंग से ही आपका बीई या तो फिर बीटेक होना चाहिए, तभी आप जो सुपरवाइजर प्रिंटिंग जो आपका पोस्ट है इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे वाला देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका सुपरवाइजर कंट्रोल, और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक साइड से अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास अगर बीटेक, बीई या तो फिर बीएससी इंजीनियरिंग, ठीक है, रिलेवेंट फील्ड में, रिलेवेंट ट्रेड में, मतलब इन सभी ट्रेड में अगर आपके पास बीटेक या तो फिर बीई या तो फिर बीएससी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इस पोस्ट के लिए भी आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए वो है आपका फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या तो फिर आपका कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो अगर आपके पास इन तीनों साइड में से किसी एक साइड में आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे भी हायर है, मतलब ये अगर मान लीजिए डिप्लोमा नहीं है तो उन केस में आपको बीटेक या तो फिर बीई या तो फिर बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बट यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग, इन
मतलब चीज़ अगर होता है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइपिंग में भी कंडीशंस बताया गया है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड में जैसे कि इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट्स या तो फिर हिंदी में आपका 30 वर्ड्स पर मिनट आपका होना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि NCVT और SCVT से होना चाहिए। और जो आपका ITI होना चाहिए वो कौन से ट्रेड में, आपका प्रिंटिंग ट्रेड में। और यहाँ पर जो आपका प्रिंटिंग रिलेटेड जो भी आपका ट्रेड होता है वो दिया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा PDF से, ठीक है। अगर आपके पास ITI नहीं है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है इसके अलावा, ठीक है, जैसे कि आपका फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो भी आप जो जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग जो आपका ट्रेड है इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल। और इस पोस्ट के लिए भी आपका सेम आपका ITI जो सर्टिफिकेट है फुल टाइम ये होना चाहिए NCVT या तो फिर SCVT से, और जो कि आपका प्रिंटिंग ट्रेड से। सेम आपका पिछले वाला ट्रेड के जैसा ही आपका जो मतलब कोर्स है वो दिया गया है। और अगर आपके पास अगर ITI नहीं है, उससे हायर कुछ है जैसे कि आपका डिप्लोमा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में से ही होना चाहिए। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। उसके बाद आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, उसके बाद मशीनिस्ट, उसके बाद मैकेनिक मशीनिस्ट ग्राइंडर, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग मतलब जो कैंडिडेट्स अलग अलग सेक्टर से अगर ITI करके रखे हैं तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पर जो वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। बट पोस्ट आपका सेम ही है, जो ट्रेड है आपका वो सेम है, इंक फैक्ट्री, ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री। बट यहाँ पर जिनके पास जैसे आपका ऑपरेटर केमिकल प्लांट से है, ठीक है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट जिससे ITI है, तो उन 6 पोस्ट के लिए ही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और दूसरा वाला जैसे कि आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से अगर आपके पास ITI ट्रेड से सर्टिफिकेट है तो आप इसी 6 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का मशीनिस्ट ट्रेड से अगर आपके पास मतलब ITI है, उसके बाद आपका मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड से अगर आपके पास ITI है तो एक एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से अगर आपके पास ITI है तो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप कंपटीशंस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, फुल टाइम डिप्लोमा है जो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट का, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट का, मशीनिस्ट ग्राइंडर का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स का, उसके बाद डाई शेप टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपका पेंट टेक्नोलॉजी, उसके बाद सफ़र कास्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस टाइप का जितना भी आपका डिप्लोमा है इस मतलब ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हो फिर, ठीक है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है आपका जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल और एयर कंडीशनिंग। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम NCVT और SCVT इन फिटर ट्रेड, ठीक है। तो अगर आपके पास फिटर ट्रेड से अगर ITI है फुल टाइम तो आप जूनियर जो टेक्नीशियन मैकेनिकल और एयर कंडीशनिंग जो आपका ट्रेड है इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे हायर क्वालिफिकेशन है जैसे कि आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल जो कि आपका ITI में उसको फिटर बोला जाता है, ठीक है, तो इस पोस्ट से अगर इस ट्रेड से अगर आपके पास पॉलिटेक्निक है मतलब आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है आपका जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस पोस्ट के लिए यहाँ पर सेम आपका पिछले वाला पोस्ट के जैसा ही आपका 2 भाग से डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपका जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल जिसमें आपका 2 पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए आपका क्या होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है जैसे कि आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल तो भी आप जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड है इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम आपका जो सेकंड नंबर जो दिया गया है जूनियर टेक्नीशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें भी आपका 2 पोस्ट है, इसमें आपका क्या होना चाहिए, एसेंशियल में ITI में आपका होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका ITI होना चाहिए। अगर हायर क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास डिप्लोमा है कोई भी मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या फिर पॉलिटेक्निक से जिसमें आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपका ग्रेजुएशन नहीं आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो आपका जूनियर टेक्नीशियन सिविल एंड एनवायरनमेंट। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहाँ से, आपका वेल्डर ट्रेड से, ठीक है।
और अगर आपके पास ITI नहीं है, हायर क्वालिफिकेशन है, उस केस में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल वेल्डर। ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल आपका वेल्डर से, तो आप जूनियर टेक्नीशियन आपका सिविल और एनवायरनमेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, उसके रिगार्डिंग आप कौन से पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है रिजर्वेशंस। ठीक है, रिजर्वेशंस में क्या होता है, आपका जो गवर्नमेंट जो आपका इशू करता है ऑर्डर कि हर एक पोस्ट के लिए कितना आपका रिजर्वेशंस होना चाहिए, SC ST OBC EWS और UR कैंडिडेट्स के लिए, वो आपका जो टाइम टू टाइम ऑर्डर निकलता है उसी हिसाब से आपका दिया जाएगा। ठीक है, और जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है उसके रिगार्डिंग वो भी नीचे दिया गया है, वो हम बता देंगे अभी। हाँ, यहाँ पर EWS कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, मतलब कैसे आपको EWS का सर्टिफिकेट लेना है और कैसे आपको भरना है EWS का, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं, मतलब कैसे आपको EWS का सर्टिफिकेट आपको मतलब कहाँ से आपको मिलेगा और प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, ये हमारा मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जिसमें एज रिलैक्सेशन में क्या होता है, आपका जो मिनिमम एज है वो है आपका 18 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज है वो तो आपका जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग आपका दिया गया है वहाँ पर चार्ट में, जो पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, और जितना भी आपका अपर एज लिमिट दिया गया था वो आपका सिर्फ UR कैंडिडेट्स के लिए दिया गया था। ठीक है, और जो आपका SC ST कैंडिडेट्स हो गया, OBC कैंडिडेट्स हो गया, उसके बाद आपका फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स होता है उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो नीचे दिया गया है। ठीक है, वो देखते हैं। जैसे कि आपका अपर जो आपका एज लिमिट दिया गया था है आपका SC ST कैंडिडेट्स के लिए, वो आपको एक्स्ट्रा 5 ईयर्स दिया जाता है। मतलब आपका जिस पोस्ट में आपका जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स है, ठीक है, उस पोस्ट में आपको SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा 5 ईयर्स मिल जाएगा, तो आपका टोटल हो जाता है 35 ईयर्स। ठीक है, सेम आपका अगर OBC कैंडिडेट्स होता है तो उनके लिए आपको 3 ईयर्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। और सेम चीज़ आपका जो PWBD कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए आपका 10 ईयर्स का एक्स्ट्रा आपको एज छूट का मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कोई कैंडिडेट्स अगर मान लीजिए SC से बिलोंग करते और वो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर 15 ईयर्स का छूट मिलेगा। सेम आपका OBC होने से यहाँ पर 13 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक सर्विसमैन का भी एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, और आपका जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, ठीक है, इन जैसे कि आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, यहाँ पर आपका नो एज बार दिया गया, मतलब इन कैंडिडेट्स के लिए आपका कोई एज लिमिट दिया नहीं गया है, बस आपका शर्त क्या है, आपका 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स आपका नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एडमिसेबल टू SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर UR वैकेंसी। अगर मान लीजिए किसी पोस्ट में सिर्फ UR का ही वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें एक वैकेंसी है, मान लीजिए उसमें सिर्फ UR का ही वैकेंसी है, उस केस में अगर कोई SC या फिर ST या फिर OBC कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो उनको कोई एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जिस पोस्ट में सिर्फ UR का ही वैकेंसी है उस पोस्ट में कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेगा 600 इंक्लूडिंग GST है, और कौन से कैंडिडेट्स को लगेगा, यहाँ पर UR OBC और EWS कैंडिडेट्स। ठीक है, और जो आपका इंटीमेशन चार्ज है साथ ही साथ, ठीक है, वो है आपका 200 रुपीज़। ठीक है, और ये लगेगा किनको, SC ST और एक्स सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। मतलब यहाँ पर जो कैंडिडेट UR OBC और EWS से बिलोंग करते उन कैंडिडेट्स को 600 रुपीज़ का पेमेंट देना पड़ेगा, और जो कैंडिडेट्स आपका SC ST और एक्स सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट से बिलोंग करते उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर 200 रुपीज़ का फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में बताया गया है,
मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बताया गया, और आपका जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जिसमें आपका जो सुपरवाइजरी पोस्ट है उस पोस्ट के लिए यहाँ पर 5 टाइप का कैटेगरी दिया गया है। आपका जो क्वेश्चन मतलब जो पेपर आएगा उसमें, ठीक है, जिसमें आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट ट्रेड्स आएगा। उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सब्जेक्ट से ही आपका क्वेश्चंस आएगा, जिसमें आपका 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और आपका टोटल जो आपका मार्क्स होगा 240 और क्वेश्चंस होगा आपका 165, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए आपका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो है आपका 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपका 200 मार्क्स रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा और 120 मिनट्स का आपका टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते हैं। आगे वाला जो आपका पोस्ट है वो है आपका जूनियर टेक्नीशियन। जितना भी आपका पोस्ट है उन सभी पोस्ट में आपका 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट को, जिसमें आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज आपका होना चाहिए, मतलब उस साइड से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से, उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। और आपका जो टोटल क्वेश्चंस आएगा वो है 100, आपका मार्क्स रहेगा 125 और आपका जो टाइम लिमिट दिया जाएगा वो है आपका 120 मिनट्स का, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर वही चीज़, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर या तो फिर अक्टूबर 2023, इन दोनों महीने में, किसी भी एक महीने में या फिर 2 महीने में भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका वेबसाइट दिया गया है यहाँ पर, इस वेबसाइट में आप टाइम टू टाइम विजिट कीजिए, ताकि कुछ भी अगर अपडेट होता है तो आपको इसी एड्रेस से आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी भी तरह आपका फ़ोन में कोई मैसेज या फिर मेल नहीं आया, उस केस में आप कैसे आपको पता चलेगा? तो इसलिए 2 या 3 दिन के इंटरवल पे इस वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन या नोटिस मिस ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे वाला पोस्ट देख लेते, आगे वाला पोस्ट नहीं, आगे क्या है देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हर एक स्टेट में यहाँ पर जो कैपिटल सिटी है उसी पे ही आपका सेंटर दिया गया है, और महाराष्ट्र में आपका 3-4 सेंटर दिया गया है, और आपका गुजरात में आपका 3 सेंटर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एमपी में भी आपका 3-4 सेंटर दिया गया है। बाकी आपका जितना भी आपका स्टेट है उसमें सिर्फ एक करके ही सेंटर दिया गया है। तो जो भी आपका नज़दीक वाला सेंटर रहेगा उसी में आप अप्लाई कीजिए, ताकि आपसे मतलब जाने में दिक्कत ना हो, ठीक है आपको। और यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, जिस लिंक के थ्रू आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, वो लिंक दिया गया है, जिसमें आपका कैरियर वाला ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर जाके आप अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर हाँ बताया गया है कि हाउ टू अप्लाई, मतलब आप कैसे अप्लाई करेंगे एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स दिया गया है कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, तो वहाँ से भी आप देख के आप अपना जो एप्लीकेशन है वो फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे और कुछ है नहीं इस नोटिफिकेशन में बताने लायक, ठीक है। फिर भी अगर आपको मतलब देखना है या फिर पढ़ना है इस पीडीएफ को, मतलब एडवर्टाइजमेंट को, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे वहाँ से डाउनलोड करके आप पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।